Hello everyone, welcome to UPSC Akhada. Now with this video, we are going to start book 2 of class 12 NCERT, and we are starting with chapter number 1 of it, Challenges of Nation Building. Again, we have split this video into 2 parts, part 1 and part 2. So we'll start with part 1, Challenges of Nation Building. Now, you see, after the British rule, which was approximately 200 years, India became independent on the midnight of 14th and 15th August 1947. But with this freedom, the people of the country had to face the partition of the country. जहां एक और freedom मिलने की खुशी थी, वहां उसके साथ साथ एक कंट्री में जो एक विभाजन हो रहा था, उसको लेकर के काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको लेकर के काफी सारी चैलेंजेस थे। जो एक स्पेशल सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ, उसमें जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, ही डिलीवर्ड अ स्पीच टाइटल्ड एज टेररिस्ट विद डेस्टिनी. So at the time of freedom struggle, 2 things were agreed upon. जो फ्रीडम जब स्ट्रगल चल रहा था और ये बातें हो रही थी कि ये श्योरिटी थी कि अब तो अंग्रेज जो हैं उनको हम भगा के रहेंगे, एंड वी विल ourselves took the reins of our country in our hand. तो शुरू से ही फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही 2 चीजों पे सभी लोग जो थे वो एक मत थे कि पहली चीज ये कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री विल बी गवर्न्ड बाय डेमोक्रेटिक मेथड, कि जो भी हो इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही चलेगी. कोई एक मोनार्की या कोई मिलिट्री रूल या कोई भी इस तरह का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो नहीं रहेगा. कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही चलेगी. और दूसरा, द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जो गवर्नमेंट है वो किसी एलीट जो सेक्शन है उसकी नहीं होगी. गवर्नमेंट जो है वो सभी वर्ग के समाज के जितने भी सामाजिक वर्ग हैं सभी सेक्शंस को साथ लेके चलेगी, सभी कम्युनिटीज को साथ लेकर के वर्क करेगी और कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगी. तो इस पे चाहे कितना ही मतभेद था आपस में, जो लीडर्स थे, इवन कांग्रेस के लीडर्स में भी कितना आपस में मतभेद था, या इवन जो मुस्लिम लीग थी, लेकिन एक मत ये था कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है इस समय, उस समय के परिवेश में, और उसका पालन पूरी तरह से उसको लागू किया जाएगा. तो उस समय जो मेन चैलेंज था, हमने किसी तरह से फ्रीडम तो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल हमने ब्रिटिशर्स से ले लिया, लेकिन उस समय नेशन के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे. इनफैक्ट फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोगों ने काम किया उससे ज्यादा अब काम करना था, अब ग्राउंड वर्क करना था. अब एक नेशन तो हम वी गॉट आवर नेशन बैक, बट अब हमें उसके लिए काम करना था. तो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो 3 तरह के चैलेंजेस थे उस समय हमारे पास. उस जो समय में एक तो था द चैलेंज ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, और कुछ जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनफैक्ट वो इंडिया के साइज और डाइवर्सिटी के हैं, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट. और इंडिया एक एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट होकर भी बाकी कॉन्टिनेंट्स जो और कॉन्टिनेंट्स हैं, कुछ कॉन्टिनेंट्स उनसे साइज में और डाइवर्सिटी में काफी बड़ा था. और हमारे यहाँ एज यू नो वी आर द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स.
तो इन सबको लेकर के यूनाइट करके एक यूनाइटेड इंडिया बनाना और इंटेग्रिटी को मेंटेन करना बिना किसी घमासान के और बिना डिविजन्स के देश को एकजुट करके आगे बढ़ाना, इस रास्ते पे, प्रोग्रेस के रास्ते पे। तो वहां से जो विकास की जो रोड थी वो दैट वाज नॉट इजी, क्योंकि उसमें ऐसे लोगों को साथ लेके चलना था जो बिल्कुल टोटली लैंग्वेज वाइज, कल्चर वाइज, रिलीजन वाइज सब डिफरेंट थे। तो उनको एकजुट रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा जो मेजर चैलेंज था वो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इस पे अग्री तो सभी ने कर लिया कि जो डेमोक्रेसी है उसी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारा डेमोक्रेटिक रहेगा, एंड देयर विल बी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री रूल which was adopted in India। और फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, वोटिंग राइट्स हर सिटीजन को मिलेंगे एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या चैलेंजेस आए, किस तरह से वोटिंग राइट्स जो है ग्रांट करने के बाद भी इलेक्शन कराना कितना भारी एक बहुत बड़ी समस्या कैसे बन गया, ये सब हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक हमने कह दिया, वी आर गोइंग टू बी अ डेमोक्रेटिक नेशन, लेकिन उस डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आए, उस पे हम जो है इस चैप्टर में बात करेंगे। देन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी। ये डेवलपमेंट कैसा होगा, ये इक्वालिटी पे बेस्ड होगा। इट विल बी a development which will take care of the entire society and not some special sections। और ऐसे में स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा डिसएडवांटेज ग्रुप को, रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज जो डिसएडवांटेज्ड हैं, उन ग्रुप्स को, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं या पिछड़े हुए धर्म हैं या माइनॉरिटी में हैं, उनको जो है क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो सभी जो धर्म जातियां जो माइनॉरिटी में थी, एक उनके मन में डर था कि हमारा क्या होगा, मतलब हिंदू राष्ट्र जो है, अगर मेजॉरिटी में हिंदू राष्ट्र है तो हम लोगों को क्या, हम लोगों को स्पेशल प्रोविजंस अगर नहीं भी मिले तो क्या, जो हर सिटीजन को जो भी राइट्स और वोटिंग राइट्स या फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, क्या वो हमें भी बराबर, हम उसके हिस्सेदार होंगे, क्या हम उस डेमोक्रेसी के बराबर रूप से हिस्सेदार रहेंगे। तो ये एक उनकी चिंता थी और बहुत बड़ा चैलेंज था कि इक्वालिटी को देखते हुए सबको साथ लेकर के हम किस तरह से डेमोक्रेटिक पाथ पे आगे जो है बढ़े। सो जैसे मैंने कहा शुरू में कि एक खुशी तो थी फ्री होने की, फ्रीडम अटेन करने की, लेकिन उसके साथ ही साथ एक जो पार्टीशन का एक बवंडर था, एक जो लहर थी, वो भी बहुत उसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे आगे रास्ते में जो बाधाएं थी उनको और ज्यादा एग्रीवेट किया। तो पार्टीशन की वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स अराउज हुई और on the basis of population of Muslims, Pakistan will include two areas, West Pakistan and East Pakistan। अब समस्या ये आई कि इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें, आप लोगों ने ब्रिटिश इंडिया का हिस्ट्री में मैप देखा है तो आपने मतलब अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जो वेस्ट और ईस्ट है, आप देखते हैं कि मतलब दोनों एक कोना है भारतवर्ष के, तो उसमें जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था, ये मतलब एक डिसीजन लिया गया कि कैसे, मतलब बंटवारा कैसे करें, बाउंड्रीज कैसे, मतलब पाकिस्तान कैसे बनाएं। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें, रिलीजन के, ऑफकोर्स रिलीजन के बेसिस पे बंटवारा हुआ था, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन तो पूरे देश में ही थी, तो कैसे मतलब करा जाए। बीच में बिहार में भी थे, मध्य प्रदेश में भी थे, एंड दिल्ली में भी मुस्लिम्स थे, और उधर जो है आपके यूपी साइड में भी जो फैले हुए थे मुस्लिम्स। तो ऐसा माना गया कि जहां ज्यादातर पाकिस्तानी हैं, जैसे वेस्ट पाकिस्तान जो अब कह लीजिए कि पाकिस्तान का पंजाब का वो पोर्शन जो पाकिस्तान में चला गया, और मैक्सिमम जो था वो पंजाब में और बंगाल में मुस्लिम्स थे। तो ऐसा मतलब ऐसा सोचा गया कि जो विभाजन है वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि बीच में तो पूरा मिडिल इंडिया जो पूरा जो मध्य जो
इंडिया का सेंटर कोर है। तो उसको मतलब आप देखते हैं, अगर पाकिस्तान भी देखते हैं तो क्या इधर बंगाल के साथ जो है आपके हमारे बॉर्डर्स हैं, और इधर जो है हमारे नॉर्थ वेस्ट में जो है वो अमृतसर से आगे जो है पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो बीच में जो है एक लार्ज एक्सपेंशन ऑफ इंडियन टेरिटरी थी। तो ऐसे में किस तरह से ये सारी चीजें मटेरियलाइज होंगी, हुई वो, लेकिन कैसे मतलब किया जाएगा, और क्या बाकी के मुस्लिम्स जो जाना चाहते हैं उनको फोर्सबली भेजा जाएगा, या वो यहाँ रहना चाहते हैं। तो इस तरह के ये सारे मुद्दे उस समय जो है उठे। दूसरी चीज ये थी कि मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि जो पाकिस्तान की मांग थी वो मुस्लिम लीग की मांग थी। उसमें जो मुस्लिम नेता थे, बाकी के जो मुस्लिम नेता थे, तो ऐसे बहुत से मुस्लिम नेता थे जो ये विभाजन नहीं चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल खान अब्दुल गफार खान, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे, जिनको कि क्योंकि गांधी जी के फॉलोअर थे तो उनको फ्रंटियर गांधी जी कहा जाता था। ही वाज नॉट रेडी टू गो टू मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन ऑफ पाकिस्तान। जो मुस्लिम लीग की जो जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी वो उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते थे, और वो उसके अगेंस्ट थे। तो ऐसे में मतलब किस तरह से एक बैलेंस बनाया जाए। तीसरी समस्या ये थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया के थे, पंजाब एंड बंगाल, दे हैड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ऑल्सो। नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी पंजाब एंड बंगाल में। तो इन सच अ वे दैट दीज प्रोविंसेस वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, और एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो वो विभाजन तो हो गया। इसीलिए आप जो मूवीज देखते हैं, जैसे आप जो विभाजन की बहुत सी मूवीज आई हैं, आई कैन रिकॉल गदर आपने देखा, और बहुत सी मूवीज में आपने देखा होगा कि जो ट्रेनें भर भर के पाकिस्तान से इंडिया आ रही हैं, और जो वायलेंस उसके बाद में हुआ पार्टीशन के, जो हिंदूज थे वो पाकिस्तान में जो का जो एरिया जो हिंदुस्तान का पाकिस्तान में गया, वहां से हिंदू जो है वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, और हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो हम किसी एक कम्युनिटी को दोष नहीं देंगे कि उनकी वजह से वायलेंस हुआ। तो वायलेंस दोनों तरफ से हुआ, दोनों तरफ से मारकाट हुई। तो ये समस्या जो थी बहुत बड़ी थी, जिसको कि संभाल लिया गया, लेकिन वो बहुत समय लगा उस चीज से उस चीज को ओवरकम करने में। नाउ चौथी जो समस्या आई वो ये थी कि जो पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो ऑन बोथ साइड माइनॉरिटी ग्रुप्स वर इन अ डिलेमा एज व्हाट वुड हैपन टू देम, वेदर दे वुड बी सिटीजंस ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। अब रिलीजन के बेसिस पे ये पार्टीशन हुआ था। तो मान लीजिए जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए या रहना चाहते थे, उनको ये एक डिलेमा में थे, असमंजस की स्थिति में थे कि क्या वो पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे या भारत के कहलाएंगे। इसी तरह जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रह गए तो उनको ये लग रहा था कि भाई हम पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे या इंडियन सिटीजनशिप हमें मिलेगी, या क्या रहेगा हमारा। तो वो एक समस्या थी। देन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग पार्टीशन की अगर बात करें तो द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया डिड नॉट से दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइनॉरिटीज फ्रॉम बोथ पार्ट्स वुड आल्सो हैपन। अब जब पार्टीशन हुआ तो ये प्लान नहीं था कि माइनॉरिटीज जो हैं वो डिस्प्लेस होंगी। माइनॉरिटीज दो तरह से डिस्प्लेस हुई। एक तो अपनी मर्जी से वो आना चाहते थे, भाई हम यहाँ माइनॉरिटी में रह गए, हमारी जान माल को खतरा है, चलो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चलो, जो हिंदुओं ने सोचा। इसी तरह मुस्लिम्स ने सोचा कि भाई हमारा तो अब मुस्लिम नेशन बन गया है, तो यहाँ हिंदुओं में हमें पता नहीं राइट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमें पाकिस्तान जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें राजनीतिज्ञ जो थे, हमारे पॉलिटिशियंस उस समय के जो लीडर्स थे, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये जो माइनॉरिटीज हैं उनको ये लगा कि हमने पार्टीशन कर दिया तो जो जहां है वो वहां रह जाएगा और एमिकेबली ये समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिम रॉयट्स जो हैं वो शुरू हो गए पार्टीशन के बाद। टू सेव देयर लाइव्स दे हैड टू कम फ्रॉम हियर टू ईस्ट पंजाब, दैट इज इंडिया। अब हिंदू जो थे अपनी जान बचाने के लिए पंजाब के वेस्टर्न पंजाब जो था वो गया था पाकिस्तान को, तो वो वहां से ईस्ट पंजाब में आ गए जो हिंदू थे। तो
उसका कारण ये था कि इंडिया वाज नॉट ओनली डिवाइडेड ज्योग्राफिकली बट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मतलब वो ज्योग्राफिकली हमने वो एरिया वेस्ट पाकिस्तान का, सॉरी वेस्ट पंजाब का और वेस्ट बंगाल का तो उनको दे दिया, लेकिन वहां रिलीजन इन्वॉल्व था, तो ये सारी समस्याएं वहां से हुई। रादर द पार्टीशन ऑफ इंडियाज वेल्थ वाज आल्सो डन, कि मतलब जो रिसोर्सेज जहां पे थे, जिस एरिया में थे, वो रिसोर्सेज भी उस कंट्री के पास चले गए। लेकिन इस पार्टीशन के साथ जो समस्या आई वो थी सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज एज इनहेरिटेंस। प्रसाद में ये जो इधर उधर जो विभाजन हुआ, तो प्रसाद में भारत को रिफ्यूजीज भी जो हैं बहुत से मिले। The resettlement of people was very restrained in a very practical manner, and a rehabilitation ministry was created for this rehabilitation. इतने ज्यादा रिफ्यूजी भारत में आ गए, उनको जो है स्थापित करना और उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए भारत को स्पेशली एक रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ी टू लुक इनटू देयर नीड्स एंड देयर प्रॉब्लम्स, और कैसे उनको रीसेटल करना है। So this is all what happened. Now coming to the consequences of this partition. Now the consequences of partition की अगर हम बात करें तो the year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population of human history as unknown. 19 जो हमने सोचा नहीं था वो भी हुआ 1947 में, एकदम अनप्लान्ड, और जो ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन जो हुआ, दैट वाज ऑन पेपर्स इट वाज अ रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। माइनॉरिटीज दोनों साइड से अपना घर छोड़ छोड़ के टेम्परेरी शेल्टर उन्होंने रिफ्यूजीज कैंप में रखे। स्पेशली विमेन ने बहुत सफर किया, दे वर अबडक्टेड, दे वर रेप्ड, दे वर अटैक्ड एंड किल्ड। अपनी जो है खुंदक निकालने के लिए जबरदस्ती जो है लेडीज का रेप हुआ, उनको मारा गया, और पीसफुली जो है वो ये सारी चीजें जो है रिलीजन वाइज जो जितनी भी समस्याएं ये हुई, उसमें जो फोर्सफुली एक रीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें जो थी रही। There was a huge loss of lives and property, and communal violence was on its culmination. So all these things happened in this scenario of partition. So now coming next to the other problems. Now ये सारी चीजें तो पार्टीशन की प्रॉब्लम थी। अब आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की। ये तो सारी जो चीजें थी ये पार्टीशन से रिलेटेड थी। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आई वो ये थी कि आपको पता है कि जो ब्रिटिश इंडिया था उस समय वो दो भागों में बटा हुआ था, एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरी प्रिंसली स्टेट्स। तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, वो तो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। उसके अलावा बहुत सी ऐसी लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनमें they enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy. आपने बहुत सी मूवीज में भी देखा होगा, ऐसे बहुत से राजा महाराजा थे जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी उनके साथ हाथ मिला करके और अपने इंटरनल अफेयर्स को खुद चलाते थे, यानी ब्रिटिशर्स की चमचागिरी करके उन्होंने ऐसा स्थिति बनाई हुई थी कि वो अपनी स्टेट्स को खुद रन करते थे। तो दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंटेसी और सुज़रेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो प्रिंसली स्टेट्स की अगर बात करें तो दे कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड अंडर द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर द प्रिंसली स्टेट। अब आप देख लीजिए प्रिंसली स्टेट्स का कितना ज्यादा विस्तार था। प्रिंसली स्टेट्स पूरे जिसे कहते हैं ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में थी। एक तो 1/3 एरिया जो है ब्रिटिश एम्पायर का वो सोच लीजिए प्रिंसली स्टेट्स थी, और अगर वैसे बात करें पॉपुलेशन वाइज तो 4 में से 1 भारतीय जो था वो प्रिंसली रूल के अंडर था। So just before independence, it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely states would also lapse. कि ब्रिटिशर्स जाते जाते
एक चिंगारी छोड़ गए थे कि हमारा तो कंट्रोल खत्म है, अब इंडिया को फ्रीडम मिल गई है तो हमारे उससे मुक्त हो गई हैं प्रिंसली स्टेट्स, और प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो वो अपना इंडिपेंडेंटली रन कर सकती हैं. वी विल नॉट इंटरफेयर इन देयर रूल नाउ सिंस इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस. तो दिस meant that all these states, जो कि तादाद में देखिए 565 के करीब थी, they would become legally independent. ब्रिटिशर्स का कंट्रोल उन पे से चला गया तो वो लीगली इंडिपेंडेंट हो गई वो स्टेट्स. Now, British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished. Britishers जाते जाते ये ऐलान कर गए कि ये स्टेट्स फ्री हैं, आपकी मर्जी है, आप इंडिया के साथ आपका विलय हो जाए या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आपकी मर्जी. अब जब ये सारी चीजें मतलब प्रिंसली रूलर्स को ऐसा जो मौका मिला तो उनका डिसीजन था, और ये इतना आसान नहीं था. मतलब प्रिंसली रूलर्स को फ्री हैंड दे दिया गया तो ये बड़ी सीरियसली प्रॉब्लम हो गई कि भाई इंडिया को यूनाइट कैसे करें. ये तो प्रिंसली स्टेट्स में कोई माना कोई नहीं माना कि नहीं हमें भारत में जो है शामिल नहीं होना, तो क्या करें. ऐसे तो देश ही जो है टुकड़ों में बट जाएगा. और ऐसी प्रिंसली स्टेट्स तो ऐसा तो नहीं है कि एक कोने में बसी हुई है, चलो उस भाग को अलग कर दो, तो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है. तो भाई एक यूनाइटेड इंडिया मैप कैसे बनाएंगे इंडिया का, कैसे एक स्ट्रक्चर देंगे अपनी कंट्री को. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो रूलर ऑफ ट्रेवनकोर था उसने अनाउंस किया द स्टेट हैज डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस. वहां के रूलर ने ये अनाउंस किया सबसे पहले कि भाई हमारी स्टेट तो इंडिपेंडेंट रहेगी, हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे. उसकी देखा देखी जो निजाम था हैदराबाद का उसने भी सिमिलर अनाउंसमेंट कर दी. इसी तरह जो नवाब ऑफ भोपाल थे उन्होंने कहा हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन नहीं करेंगे. So this response of the rulers of the princely states meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into number of small countries. So the prospect of democracy for the people in these states also looked bleak. कि डेमोक्रेसी कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स हैं जो राजा महाराजाओं के अंडर है, तो एक तरह से मोनार्की वहां चल रही है. देश को एकजुट कैसे करें, इसका मतलब तो ये है इंडिया फिर छोटे छोटे देशों में बढ़ जाएगा. तो ऐसे में डेमोक्रेसी जो है वो कैसे एस्टेब्लिश हो पाएगी. तो इन मोस्ट ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट पर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर एंड द रूलर्स वर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पॉपुलेशन. भाई ब्रिटिशर्स के जमाने से ही वो एक तरह से शोषण कर रहे थे अपनी पॉपुलेशन का. तो उन्होंने ये सोच लिया था कि भाई हम जो है किसी के पास भी सत्ता आ जाए तो वो क्यों इतनी इजीली देगा. वो ऐसे में रूलर्स एडमेंट हो गए कि हमको तो किसी के साथ नहीं मिलना. अब गवर्नमेंट की ऐसे में अप्रोच क्या थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने एक फर्म स्टांस लिया अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस. इस तरह से एक जो गवर्नमेंट थी उसने एक स्टैंड लिया, और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था, जो कि उस समय इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे. उनका बहुत बड़ा हिस्टोरिक रोल था. उन्होंने नेगोशिएट किया इन रूलर्स से प्रिंसली स्टेट्स के, और उनको डिप्लोमेटिकली डील किया और उनको इंडियन यूनियन में सरदार पटेल लेके आए. ये इंडिया जो है, इंडियन हिस्ट्री सरदार पटेल की, वल्लभ भाई पटेल की कर्जदार है कि उन्होंने देश को एकजुट करने के लिए बहुत काम किया. और ऐसे समय में जब मुस्लिम लीग जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज कर रही थी, तो ये कह रही थी कि स्टेट्स जो हैं वो दे आर फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक. तो ऐसे में बहुत मुश्किल था देश को एकजुट करना, लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इसके लिए कोशिश की. आज ये इजी लग रहा है, आप यहाँ बैठ करके ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कंफर्टेबली मतलब आपको लगा चलो हो गया, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो टास्क थी which required skillful persuasion. For instance, there were 26 small states in today's Odisha. उड़ीसा में ही 26 छोटी छोटी, आज का जो उड़ीसा है इसमें 26 स्मॉल स्टेट्स थी. सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स एंड 119 स्मॉल स्टेट्स, और डिफरेंट उनकी एडमिनिस्ट्रेशंस थी. तो ऐसे में गवर्नमेंट की अप्रोच जो थी, इंटरिम गवर्नमेंट की अप्रोच जो थी, इट वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन. 3
मुद्दों को लेकर के भारतीय सरकार चली उस समय। पहला, the people of most of the princely states clearly wanted to become part of Indian Union. प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे, राजा महाराजा नहीं, वो तो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन जो लोग थे प्रिंसली स्टेट्स में, उन्होंने ब्रिटिशर्स का गुलामी सही थी और अब वो किसी राजा रजवाड़े की गुलामी सहने को तैयार नहीं थे। तो जो मेन पॉपुलेशन थी, ये भारत के फेवर में बात थी कि जो लोग थे वो ये चाहते थे कि हम इंडियन यूनियन में मिले, क्योंकि भारतीय सरकार ने आश्वासन दिया था कि सभी को वोट टू राइट एंड फंडामेंटल राइट्स सबको, हर वर्ग को मिलेंगे। तो जो लोग थे वो प्रिंसेस के अगेंस्ट जाकर के इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहते थे। Secondly, the government was prepared to be flexible and giving autonomy to some regions. भारत सरकार ने भी एक रिजिड पॉलिसी नहीं बनाई कि चलो ठीक है हम तुम्हें दे देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो रिजिडिटी है इतनी रिजिड नहीं रही, कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी देनी भी पड़ी। ऐसा भारत सरकार ने सोचा कि किसी को ऑटोनॉमी देनी भी पड़ी, तो टू अकोमोडेट प्लूरलिटी we will adopt a flexible approach in dealing with the demands of that region. तो ये जो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच थी, उसने लोगों का विश्वास जीता कि अगर ऐसा नहीं है कि हम पे थोपा जा रहा है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। तो जब किसी को थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए तो वो एकदम से किसी पे हावी हो जाओ तो वो सोच नहीं सकता, उसको बस वो सोचता है किसी तरह से मैं इस जो गुलामी है उससे आजादी पाऊं, मुझे किसी के अंडर नहीं रहना। लेकिन कभी किसी को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए तो वो रीजनेबली एमिकेबली सोच सकता है कि मैं कैसे जो है इस प्रोसेस में इंटीग्रेट हो पाऊंगा। तीसरी जो चीज थी, जो पार्टीशन के बैकड्रॉप में कि which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. भाई पार्टीशन के बाद तो बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस होने लगा कि अब जो है हमें अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो जो है कंसोलिडेट करनी है, कि ये हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल्स हैं उन सबको कंसोलिडेट करो और इंटीग्रेट करके एक पूरा भारतवर्ष जो है वो एक हो। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करें। तो 15 अगस्त 1947 के पहले ही ये पीसफुल नेगोशिएशंस के द्वारा बहुत सी टेरिटरीज आ गई थी इंडियन यूनियन में, लेकिन बहुत से रूलर्स थे जिन्होंने साइन किया डॉक्यूमेंट्स, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन व्हिच मेंट दैट देयर स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स थी जैसे जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी, कश्मीर थी, मणिपुर था, ये जो थे दे वर दे प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट, ये किसी भी तरह से काबू नहीं आ रहे थे। तो जूनागढ़ में तो ये हो गया कि लोग बड़े ज्यादा बहुत ज्यादा डिजायरस थे टू ज्वाइन इंडिया। तो एक जनता की तरफ से एक लहर उठी थी, तो जूनागढ़ तो किसी न किसी तरह से भारतीय जो यूनियन था, इंडियन यूनियन में शामिल हो गया। बाकी रह गए हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। नाउ हैदराबाद पे चलते हैं। हैदराबाद जो थी एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी which was surrounding entirely by Indian territory। अब हैदराबाद को देखो तो चारों तरफ से वो इंडियन टेरिटरी से ही घुसी मतलब घिरी हुई है। जो some parts of old Hyderabad state are today parts of Maharashtra, कर्नाटका, आंध्रा। उनका जो रूलर था, उनका उस समय उसका टाइटल था निजाम, और वो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन था, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, जो पूरे भारतवर्ष में जो सबसे अमीर आदमी थे उनमें से एक था। अब निजाम जो है अपनी किसी भी तरह से अपनी जो ताकत है या पावर है या मनी के उसमें वो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था हैदराबाद के लिए। He entered into what was called the standstill agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on। उसने एक एग्रीमेंट साइन किया, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया। 1 साल तक नेगोशिएशंस चलती रही उसके साथ इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए। और उस दौरान जो लोग थे हैदराबाद के, वो निजाम के जो रूल है उसके अगेंस्ट खड़े हुए, और स्पेशली जो पीजेंट्री थी, जो लोअर क्लास लोग थे, वो निजाम की जो ऑप्रेसिव रूल था उसके अगेंस्ट खड़े हुए। और उनको लगता था कि
हमारे लिए तो कोई आजादी के मायने नहीं है कि ब्रिटिशर्स के चंगुल से निकले तो अब निजाम की ऑपरेसिव रूल के अंडर आ गए। तो बेसिकली वहाँ जो लोगों का मूवमेंट और जो अनरेस्ट था उसने बहुत हेल्प की हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल करने के लिए। और वुमेन जो थी वहाँ पे जिन्होंने इस ऑपरेशन को बहुत वर्स्ट उसका देखा था, वो उन्होंने भी मूवमेंट ज्वाइन किया और हैदराबाद जो है वो एक नर्व सेंटर, एक सेंटर पॉइंट बन गया इस मूवमेंट का। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस जो थी वो उसके फोर फ्रंट में थी मूवमेंट्स के। और निजाम जो है उसने एक पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा, जिनको रजाकर्स कहा जाता था, उनके द्वारा जो है एक कंट्रोल करने की कोशिश की और खूब मतलब लूटपाट और उनको टारगेट किया, पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया, उनको मर्डर किया, रेप हुए लेडीज के एंड देन लूटेड। ये सारी जो है रजाकर्स जो थे उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन्होंने काफी प्रताड़ित किया हैदराबाद की जनता को। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी भेजती है इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए और सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निजाम्स फोर्सेस एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फायरिंग द निजाम सरेंडर। दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। इंडियन आर्मी जो थी उसने टैकल किया, निजाम की जो सेना थी, जो आर्मी थी, उसको ओवर पावर किया और काफी दिनों की लड़ाई झगड़े के बाद निजाम ने सरेंडर कर दिया और इस तरह से हैदराबाद का भारतीय उसमें इंडियन यूनियन में विलय हुआ। कमिंग टू मणिपुर नाउ, कुछ ही दिनों बाद इंडिपेंडेंस के जो महाराजा ऑफ मणिपुर थे बोध चंद्र सिंह, he signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that internal autonomy of Manipur would be maintained. उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ मतलब ये जो ट्रीटी थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो भारतीय गवर्नमेंट के साथ साइन तो कर ली कि हम भारत के साथ विलय होने को तैयार हैं, लेकिन इस शर्त पे कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है मणिपुर की, मतलब मणिपुर के अंदरूनी मामलों में इंडियन यूनियन का हस्तक्षेप नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। So under the pressure of public opinion, the Maharaja held elections in Manipur in June 1948 and the state became a constitutional monarchy. अब लोगों ने यहाँ पे भी रिटेलिएट किया, लेकिन इलेक्शंस के लिए बाध्य किया महाराजा को, महाराजा बोधचंद्र को। इलेक्शन हुए और जून 1948 में और स्टेट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी अंडर द रूल ऑफ द महाराजा। तो मणिपुर was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. तो इन सब के चलते एक अच्छी चीज क्या हुई कि सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक फीचर होता है कि 18 साल से ऊपर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की 18 साल से ऊपर सभी वोटिंग करेंगे। तो मणिपुर वो पहली स्टेट बनी जहां इंडिया में इलेक्शन हुई एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। While the state congress wanted the merger, other political parties were opposed to this, and the government of India succeeded in pressurizing the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949 without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur. भारत ने बहुत कोशिश की और महाराजा को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। सितंबर 1949 में इंडिया सक्सीड हो गया। एक मर्जर जो अग्रीमेंट है महाराजा को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के, और इस तरह से मणिपुर को भी इंडियन यूनियन के साथ जोड़ लिया गया। ठीक है, सो वी विल सी यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इन द नेक्स्ट with the next video. Hello everyone, welcome again to UPSC Akhada. Now in this video we are resuming part 2 of chapter 1 book 2 class 12 NCERT challenges of nation building. Now in the last part of the video, that is part 1 of this chapter, we talked about the challenges which were there when India got independent and how it was, the problems associated with partition. And we also talked about the integration of the princely states and how
the problem of refugees cropped up, and how things started working slowly during the process of nation building. Now, in this video, we'll start with the topic reorganization of the states. Now, with the integration and with the partition, the process of nation building did not come to an end. कि दोनों चीजें हो गई, पार्टीशन हो गया, इंटीग्रेशन भी हो गया, उनको नेगोशिएशंस के द्वारा मणिपुर, हैदराबाद, ये सारी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं इंडियन यूनियन की जो हैं उसको ज्वाइन कर लिया. अब ये चैलेंज था दैट हाउ टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स. अब इंडियन स्टेट्स तो सारी विलय हो गई इंडियन यूनियन में, अब उसकी बाउंड्रीज, इंटरनल बाउंड्रीज जैसे जो हैं वो कैसे ड्रॉ करें. तो ये खाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं था, वो बाउंड्रीज आपको ऐसे देखनी थी, ऐसे ड्रॉ करनी थी जिससे कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लूरलिटी ऑफ द कंट्री जो है वो रिफ्लेक्ट करे विदाउट इफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन. यानी कि एक तरफ तो जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लूरलिटी है कंट्री की, जो स्टेट्स की, वो भी बरकरार रहे और देश की यूनिटी भी जो है वो इफेक्ट ना हो. सो इट वाज अ रियली अ टफ टास्क एंड अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क. कॉलोनियल रूल में तो ऐसा होता था, जो स्टेट बाउंड्रीज थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रॉ कर लेते थे, या जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट ने जो टेरिटरीज एनेक्स की थी उन्हीं के साथ कॉन्साइड करके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स स्टेट बाउंड्रीज बना देते थे कि इतना एरिया जो है इसके अंडर है, इतना इसके अंडर है. या फिर जो टेरिटरीज थी वो प्रिंसली पावर्स ने बिल्कुल डिमार्केट करी हुई थी कि ये मेरा एरिया है, मेरी टेरिटरी है, दूसरे राजा की दूसरी टेरिटरी है. तो इस तरह से बाउंड्रीज हुई थी कॉलोनियल रूल में. लेकिन जो हमारी नेशनल मूवमेंट में जब ये सारी चीजों को हमने प्री थिंक किया कि आजादी के बाद हम सब क्या करेंगे, तो नेशनल जो मूवमेंट के जो नेतागण थे उन्होंने इन डिविजन्स को रिजेक्ट कर दिया, ये कह करके कि ये बिल्कुल आर्टिफिशियल हैं. एंड जो उन नेताओं ने एक प्रॉमिस किया था कि एक लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो है वो उसको लागू किया जाएगा जब स्टेट्स बनाई जाएंगी. कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए हरियाणा के लोग हैं तो उनको हरियाणा की स्टेट दी जाएगी, और साउथ साउथ के जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो बोलते हैं उनको वो स्टेट अलॉट की जाएगी. यानी कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स पे स्टेट फॉर्म होंगी. इनफैक्ट जो नागपुर का सेशन था 1920 में, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, द प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इटसेल्फ. मेनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन्स. जो प्रोविंस वाइज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो प्रोविंस वाइज कांग्रेस कमेटीज बनाई वो लिंग्विस्टिक जोन्स के बेसिस पे बनाई, और वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो ब्रिटिश इंडिया ने किया हुआ था अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसको नहीं फॉलो किया. थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. आवर लीडर्स felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. कुछ लीडर्स को ऐसा भी लगा कि अगर हम स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई देंगे तो वो डिसरप्ट हो सकती है और डिसइंटीग्रेट हो सकती हैं, मतलब पूरा जो इंडिया की यूनिटी है वो बिखर सकती है. सो इट वाज आल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस्ड. तो ये अगर इस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे अगर स्टेट्स कार्व की जाती हैं, उनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यूनिटी डिसइंटीग्रेट हो जाए. और जो हमारा चैलेंज क्या था, नेशन बिल्डिंग का. और नेशन बिल्डिंग कैसे होती है, जब हमारी सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है. तो वो सारे चैलेंजेस से हमारा ध्यान जो है ये भटका देगा अगर हम बाउंड्रीज जो हैं इस तरह से करते हैं. तो सेंट्रल लीडरशिप ने सोचा कि ये मैटर जो है ना अभी जो बाउंड्रीज का, इसको जरा थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं. अभी ध्यान जो है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे दिया जाता है. ऑल्सो ये जो पोस्टपोनमेंट की नीड है वो इसलिए भी महसूस हुई
क्योंकि अभी तक जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका फेट नहीं पता था हमें कि क्या होगा, प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ मर्ज होंगी या नहीं मर्ज होंगी। तो ये सारा सीन चल रहा था जब देश आजाद हुआ। और उसके बाद पार्टीशन जो है वो भी, उसकी मेमोरी भी लोगों के दिमाग में बिल्कुल फ्रेश थी कि कैसे पार्टीशन के समय क्या दंगा फसाद वॉयलेंस और कैसे हुआ। तो एक डर था कि अगर स्टेट की बाउंड्रीज लिंग्विस्टिक आधार पे बना दी तो ये अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे अपने आप को अलग थलग ना मानने लग जाएं। और बाकी जैसे मान लीजिए बंगालीज को बंगाल दे दिया, तो बाकी के बंगालीज जो बाहर बाकी की कंट्री में है सारे उठ के वेस्ट बंगाल में आ जाएं, और वेस्ट बंगाल वाले जो और जो बंगालीज के अलावा जो रिलीजन है वहां पे उनको वहां से बाहर ना निकाल दें। तो और जो देश का ध्यान है वो इंटरनल जो है स्टेबिलिटी और इंटरनल कह लीजिए एक वॉर जो है उसको मूवमेंट्स को कर्व करने में लग जाएगा। तो ध्यान जो है वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से हट जाएगा। तो अभी इस मामले को जो है हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो प्रोटेस्ट जो है इट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंस विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्रा, केरल और कर्नाटक। जो आज जो तमिलनाडु है हमारा और कुछ हिस्सा आंध्र का और कुछ केरल का और कर्नाटक का, वो जो था वो पुराना मद्रास जो था वो कहलाता था। ठीक है। तो जो विशालांध्रा मूवमेंट था, मूवमेंट टू सेपरेट आंध्रा, जिसे हम विशाल आंध्रा मूवमेंट कहते हैं, उन्होंने ये डिमांड की कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं वो मद्रास प्रोविंस से सेपरेट कर दिए जाएं और एक आंध्र प्रदेश जो है या आंध्रा प्रोविंस एक अलग बनाया जाए। तो nearly all the political forces in the Andhra region were in the favor of linguistic reorganization of then Madras province. सारे जितने भी वहां पे पॉलिटिकल फोर्सेस थे आंध्रा के, और आंध्रा के लोग भी, वो ये चाहते थे कि एक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हो, जो तमिल बोलने वाले हैं उनकी अलग तमिल स्टेट हो, और जो तेलुगु बोलने वाले हैं उनको आंध्र प्रदेश जो है अलग प्रोविंस के नाम पर जो है अलॉट की जाए, उनको स्टेट का अलग से दर्जा दिया जाए। So the slowly and slowly this movement gathered momentum as a result of central government's vacillation. जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही थी कि ये पोस्टपोन हो मुद्दा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मोमेंट धीरे धीरे मोमेंटम गेन करता रहा। और जो पोटी श्री मालू कांग्रेस लीडर थे, वेटरन, जो गांधीयन फिलॉसफी में विश्वास रखने वाले थे, वो एक इंडिपेंडेंट फास्ट पे चले गए। एंड दिस लेड टू हिज डेथ आल्सो आफ्टर 56 डेज। एक अनशन पे चले गए, इंडेफिनिट फास्ट पे, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई। उससे जो है बहुत स्थिति बेकाबू हो गई, अनरेस्ट हो गया, एक वॉयलेंट टर्बुलेंस हो गया आंध्रा रीजन में, क्योंकि लीडर जो था वो अनशन पे बैठा था और उसकी डेथ हो गई। बहुत से लेजिस्लेटर्स ने मद्रास में रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट में। तो फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको आंध्र प्रदेश स्टेट 1952 दिसंबर में अनाउंस करनी पड़ी कि आंध्रा जो है वो तेलुगु स्पीकिंग पीपल का आंध्रा जो है वो एक सेपरेट स्टेट के रूप में उसको रिकॉग्निशन मिला। So the formation of Andhra spurred the struggle for making other states on linguistic lines in other parts of the country. अब ये ऐसा नहीं होता ना कि एक स्टेट बन गई है तो वो उससे जो है बाकी की स्टेट्स को भी लगा भाई हम भी अपने गुजरात है तो गुजराती अपना गाना गाने लग गए। तो ये सारे जो है अपने अपने हिसाब से जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मांग हर जगह उठने लगी। और इन स्ट्रगल्स की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1953 में बनानी पड़ी, ताकि वो बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट को रीड्रॉ कर सके ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, जैसे कि लोगों की मांग थी। So the commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different language. और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने माना इस चीज को कि देश में स्थिरता अगर लानी है और यूनिटी और इंटीग्रिटी बरकरार रखनी है तो जो बाउंड्रीज हैं स्टेट की वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को अलग अलग करके स्टेट्स जो हैं मतलब बेसिकली लैंग्वेज के वाइज अगर बनाएं तो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा।
सो इस बेसिस पे, इस रिपोर्ट की बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पे, जो कि 1953 में फॉर्म हुई थी, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 पे। तो सब चीजें धीरे धीरे जो है वो मोमेंटम गेन करती रही कि किस तरह से स्टेट की बाउंड्रीज रीड्रॉ हुई। अब ये सब के चलते this led to the creation of 14 states and 6 union territories. इसके चलते 14 तो states बन गई और 6 union territories बन गई। तो it was felt that linguistic states may foster separatism and create pressures on the newly founded nation, but the leadership under popular pressure finally made a choice in favor of linguistic states. पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट डर रही थी कि इससे सेपरेटिज्म ना आ जाए, कि अलग थलग ना पड़ जाए, लेकिन जब प्रेशर आया, जो पॉपुलर प्रेशर जो है, जो मेन कांग्रेस की लीडरशिप थी, जब वो भी उसके फेवर में चॉइस करने लगी, तो गवर्नमेंट को जो है लिंग्विस्टिक आधार पे स्टेट्स जो है वो बनानी पड़ी। It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. तो कुछ नेताओं ने ये कहा कि अगर आप रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स रीजन्स के मान लेते हैं, तो मतलब एक अलग सेपरेट स्टेट इंडियन यूनियन के अंडर होगी तो वो शांत हो जाएंगे। जो बिल्कुल अलग से सेपरेट कंट्री की डिमांड जो होती है वो तो नहीं करेंगे, तो अकोमोडेट किया जाए। तो जो एक मुद्दा उठा, अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, उसको जो है माना गया कि दैट इज मोर डेमोक्रेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। So now it is more than 50 years since the formation of linguistic states. We say that linguistic states and movements for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. हम ये मानते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने से जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसमें चेंज आया है, लेकिन वो चेंज बेहतर के लिए आया है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। कि अब लोग शांत होके तो बैठ गए, गुजरातियों को गुजरात दे दिया, मराठियों के लिए महाराष्ट्र बना दिया, और इस तरह से मतलब उनकी बाउंड्रीज रीड्रॉ कर दी, तो शांत होके बैठ तो गए। हर समय मतलब जो है एक लड़ाई की स्थिति बनी रहती, तो इंडियन गवर्नमेंट इसी में लगी रहती, तो डेवलपमेंट जो है उस पर कब फोकस करती। So this is how things turned out, and linguistic reorganization also gave to some uniform basis to the redrawing of state boundaries. It did not lead to the disintegration of the country as many had feared. तो जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन था स्टेट्स का, उसकी वजह से मतलब यूनिफॉर्मली जो स्टेट हुआ, उससे जो है देश उल्टा डिसइंटीग्रेशन से जो है बचा। तो जैसा कि ये माना जा रहा था कि सेपरेटिज्म हो जाएगा भाई लीगल बेसिस पे, लिंगुअल बेसिस पे अगर आपने स्टेट बना ली, उल्टा जो है राष्ट्र को जो है मजबूती मिली, नेशनल यूनिटी जो है स्ट्रेंथन हुई, और सभी लिंग्विस्टिक स्टेट्स में प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को माना कि हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, लेकिन हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी हैं। और ऐसे चलते जो है इंडिया ने, इन सब के चलते इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। इट डज नॉट सिंपली मीन दैट इंडिया embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of election. ऐसा नहीं है कि हमने खाली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया या फॉर्मेट ऑफ इलेक्शंस को अडॉप्ट किया। हमारा जो डेमोक्रेसी का जो एक फॉर्मेट था, उसमें हमने इट वाज आवर चॉइस इन फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस आल्सो, कि हमने मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है, इट इज एसोसिएटेड विद प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ। हमारी डेमोक्रेसी औरों से भिन्न है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए, प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करते हुए एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बढ़ावा देना था, जो कि हमने किया। एंड इतिहास इस चीज का गवाह है, और बाकी की जो देश हैं वो इस चीज के गवाह हैं कि इंडिया ने उस डेमोक्रेसी को इतनी डाइवर्सिटी के साथ it very beautifully it has carried out, and it has materialized this democratic form of government. Now fast forward creation of new states.
What does this mean? The acceptance of principle of linguistic states did not mean, however, that all states immediately became linguistic states. जब ये आंध्रा बना तो बाकी रीजन से भी आवाज जो उठी, तो ऐसा नहीं हुआ कि सबको कह दिया गया हाँ भाई ठीक है तुम भी अपनी लिंग्विस्टिक स्टेट तुम्हारी भी अलग हो गई। धीरे 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 सब चीजों पे ध्यान दिया गया। और एक जैसे कि बॉम्बे स्टेट जो थी वो बायलिंगुअल थी, वहां पे गुजराती भी थे, मराठी भी थे। लेकिन 1960 में जो एजिटेशन हुआ उसमें उस एजिटेशन के बाद जो है महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग किया गया। इसी तरह से पंजाब जो है उसमें भी दो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग। द पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट, बट इट वाज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट्स इन 1956। तो पंजाब उनको जो स्टेट ऑफ पंजाब तभी नहीं दे दिया गया जब आंध्रा को दिया गया। आंध्रा के बाद आपने देखा गुजरात महाराष्ट्र को दिया गया, मराठी स्पीकिंग पीपल को गुजरात महाराष्ट्र को स्टेटस दिया गया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स को सेपरेट स्टेटहुड का। तो पंजाब जो है उसको तो 10 साल बाद 1966 में जब बाकी स्टेट्स को दिया गया, इनको पंजाब को दिया गया, तो उसके 10 साल बाद पंजाब को दिया गया दर्जा अलग से पंजाबी स्पीकिंग को। व्हेन द टेरिटरीज ऑफ today's हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर पंजाब स्टेट, जो एक बड़ी पंजाब स्टेट थी ब्रिटिश टाइम पे, जिसमें थोड़ा हरियाणा भी, आज का हरियाणा पूरा का पूरा और कुछ हिमाचल प्रदेश का पार्ट भी शामिल था। तो उसको उसमें से जो सेपरेट जो सिख जहाँ पे कंसेंट्रेटेड थे, तो वो पंजाब को का स्टेटस उसको दिया गया और हरियाणा को उससे अलग किया गया। जो जाट सिख थे वो उनको हरियाणा अलॉट किया गया, या बाउंड्रीज जो है हरियाणा की ड्रॉ हुई, और हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट भी जो है वहां से हटाया गया। Another major reorganization of states took place in the Northeast in 1972. अब ये सब 1966 तक हुआ। अब उसके बाद देखिए कितने साल बाद, 6 साल बाद फिर से मूवमेंट होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जब नॉर्थ ईस्ट से जो है मांग उठती है 1972 में। मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972। मेघालय जो है असम से निकल करके आया, 1972 में अलग स्टेटस मिला उसको। मणिपुर और त्रिपुरा जो है वो भी अलग स्टेट्स बनी सेम ईयर में 1972 में। इसी तरह से 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अलग अलग हुए। नागालैंड 1963 में जाके बना। तो लैंग्वेज डिड नॉट however remain the sole basis of organization of states. In later years, sub-regions raised demand for separate states on the basis of separate regional culture. अब सेम भाषा होते हुए भी अब जो था ये मुद्दा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं रहा। धीरे धीरे मांग जो है वो सेपरेट रीजनल कल्चर की आने लग गई कि हमारा कल्चर अलग है, हमें अलग कर दो। मतलब एक रीजनल इम्बैलेंस जो है वो डेवलपमेंट में है, उसकी कंप्लेंट्स आने लगी। तो उसके चलते जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये 2002 में बने। तेलंगाना जो है और भी लेटली, मतलब मेरे ख्याल से लास्ट है तेलंगाना। इट हैज इमर्ज्ड एज अ न्यू स्टेट ऑन 2 जून 2014। तो इस तरह से लैंग्वेज से कल्चर पे आ गए कि हमारे रीजन का अपना कल्चर है तो हम अलग स्टेटस दिया जाए। तो ये जो स्टोरी ऑफ जो रीऑर्गेनाइजेशन है खत्म नहीं हुई है। बहुत सी ऐसे रीजन्स हैं जहां आज भी ये डिमांड्स जो हैं उभरती रहती हैं, और वो डिमांड फॉर अ सेपरेट एंड स्मॉलर स्टेट्स निकलती रहती हैं, आवाज उठती रहती हैं। उसमें दीज इंक्लूड विदर्भा इन महाराष्ट्र, कि विदर्भ को जो है महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए। इसी तरह हरित प्रदेश जो है द वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये जो उनमें से जो बड़ी स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश की, तो उसमें से ये छोटी स्टेट्स अलग जो होना चाहती हैं, ये मांग जो है समय समय पर उठती रहती है। Now it is up to the government and the people how strongly and how logically they present their demand and how logically in fact is their demand. So ये स्टोरी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है कि खाली जो है तेलंगाना के बाद अब फुल स्टॉप लग गया है। आने वाले समय में हो सकता है अलग अलग प्रदेशों में और किसी तरह की कल्चरल एंटिटी जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए स्मॉलर स्टेट बनाना पड़े, उसको एक सेपरेट स्टेट बनाना पड़े। बट कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इंडिया रिमेन्स वन।
अलग स्टेट हैं तो भी ठीक है, लेकिन इंडिया शुड नॉट get separated into different countries. All the states should remain under the Indian Union, and till now it has happened, and that is the beauty of Indian democracy, which we have followed after the independence and the challenges to our nation building. We have gracefully accepted those challenges, we have met them beautifully, and that is where the beauty of Indian democracy lies. So we will stop here and see you with the next chapter in the next video. Till then, goodbye.